नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज जो पढ़ने वाले साइंस में हम दर्पण के बारे में बात करेंगे, मिरर के बारे में कि मिरर होता क्या है। इसके बाद और भी पढ़ेंगे दर्पण में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण की। दर्पण दर्पण को लिखा जाता है मिरर से। किससे लिखते हैं भाई? मिरर से। देखिए दर्पण होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। हमारे पास कांच की कोई वस्तु हो, उसके एक तरफ यदि चांदी की परत चढ़ा दी जाए, एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दी जाए, तो बनने वाली संरचना क्या बन जाएगी? दर्पण बन जाएगी। यदि कांच की पारदर्शी संरचना की ओर, पारदर्शी संरचना की एक ओर एल्यूमिनियम या चांदी की परत चढ़ा दी जाए, तो बनने वाली संरचना दर्पण कहलाती है। तो बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। ठीक है। दर्पण, अब इस दर्पण के बारे में बात करते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं दर्पण का वर्गीकरण या दर्पण के प्रकार। तो हमारी नेक्स्ट जो संरचना हो गई, नेक्स्ट जो हेडलाइन हो गई, वो है दर्पण के प्रकार। दर्पण के जो प्रकार हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दर्पण के दो प्रकार होता है यहाँ पे आप लोगों को। सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण। और नंबर 2 की बात करें तो वो होता है आपका गोलीय दर्पण। होता है आपका गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण को फिर से दो भागों में बांट दिया जाता है, और ये दो भाग जो बनते हैं वो है अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण। देखिए ये जो गोलीय दर्पण है, इसको किस आधार पे बांटे दो भागों में? तो दो भागों में इसको बांटने का आधार था परावर्तक सतह। बांटने का जो आधार था, तो हम यहां लिख देते हैं आधार। और आधार किसका? बांटने का आधार, वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण का आधार तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम वर्गीकरण के आधार में परावर्तक सतह के आधार पे। किसके आधार पे? परावर्तक सतह के आधार पे। परावर्तक सतह के आधार पे हम गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट दिया। नंबर 1 अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण। और नंबर 2 उत्तल गोलीय दर्पण। नंबर 2 उत्तल गोलीय दर्पण। देखिए मैं आपको बार बार से फिर से कह रहा हूं, इंपोर्टेंट आपका ये वाला भाग। काफी टाइम से क्वेश्चन पूछा भी गया है, सीटेट में पूछा गया है, रीट में पूछा गया है, एसएससी की एग्जाम होती है उसमें पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न कि समतल दर्पण होते क्या है। तो समतल दर्पण की और दर्पण की परिभाषा जो होती है वो एक होती है, सेम होती है, लेकिन इसमें बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी हमें यहाँ चर्चा करनी होगी। ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं समतल दर्पण की। बात किसकी करेंगे? समतल दर्पण की। ठीक है, ये सभी को समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नंबर 1 पे, समतल दर्पण। यह बात कर रहे हैं हम किसकी? समतल दर्पण की।
देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब की बात करेंगे, कहाँ कैसे क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दर्पण की रेखा है या दर्पण है, इसकी एक और हमने पॉलिश कर दी यहाँ इधर, ठीक है। यहाँ मेरे पास वस्तु रखी है, ये वस्तु रख दी मैंने यहाँ पे, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 3 मीटर। कितने मीटर? 3 मीटर। ये है वस्तु। क्या है? वस्तु। वस्तु या इसको बोल सकते हैं आप लोग बिंब, बिंब बोल सकते हैं, वस्तु बोल सकते हैं। यहां से यहां तक ये जो दूरी है ये भी कितनी है? 3 मीटर है। ये भी कितनी है? 3 मीटर है। और यहाँ पे हम बना देते हैं ऐसा इसका प्रतिबिंब, और ये क्या हो गया? इसका प्रतिबिंब। तो यहां से हमारी विशेषता नंबर 1 निकल के आती है। विशेषता, इन विशेषताओं में से फर्स्ट विशेषता आती है कि इस परावर्तक सतह से जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर परावर्तक सतह से प्रतिबिंब बनता है। उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अब बनता कैसे है देखते हैं। परावर्तक सतह से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है परावर्तक सतह से उतनी ही दूरी पर, परावर्तक सतह से उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब आगे की ओर बनता है। आगे की ओर बनता है। ये लाइन सभी को समझ में आई होगी कि परावर्तक सतह से देखिए यहां से यहां तक जितनी दूरी थी 3 मीटर, तो वहीं से परावर्तक सतह से काउंट होनी है, तो यहां से यहां तक प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर क्या बनता है? आपका प्रतिबिंब बनता है। और कहां बनता है? आगे की तरफ से बनता है। विशेषता नंबर 2 की बात करते हैं। विशेषता नंबर 2 की यदि बात की जाए तो हमेशा समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, काल्पनिक होता है। और जब जब भी काल्पनिक होगा वो कैसा होगा? सीधा दिखाई देगा। लेकिन समतल दर्पण की विशेषता होती है कि जो ये पार्श्व भाग होते हैं, हमारे दाएं बाएं जो भाग होते हैं, यही परिवर्तित होते हैं। तो नंबर 2 की बात करें, प्रतिबिंब आभासी लिख सकते हैं आप लोग, या काल्पनिक लिख सकते हैं, काल्पनिक, तथा सीधे बनते हैं। सीधे बनते हैं, ठीक है। आभासी बनेंगे, सीधे बनेंगे, परंतु इस लाइन को अंडरलाइन करना भी, परंतु पार्श्व भाग से, इस पार्श्व का मतलब होता है बगल वाले भाग से, पार्श्व भाग या बगल भाग में, बगल भाग से उल्टे बनते हैं। अर्थात दायां और बायां भाग होता है वो चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। तो ये 2 विशेषता इसकी हो गई। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंस आपको मैं बता देता हूं समतल दर्पण से रिलेटेड। वो है कि समतल दर्पण में क्या क्या कैसा क्या होना चाहिए। तो ये तो सभी की समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, नंबर 1 पे बात करते हैं कि यदि कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति
समतल दर्पण की ओर चलता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ ये व्यक्ति है, क्या है, व्यक्ति है। ये इस दिशा में जा रहा है दर्पण की ओर, और इसका जो वेग है वो क्या है, v है। तो ये इतनी ही दूरी पर व्यक्ति होगा। ठीक है, ये व्यक्ति उतनी ही दूरी पे होगा, लेकिन ये हमारी तरफ कितने वेग से आएगा, 2 वेग से आता है। कितने वेग से आता है, 2 वेग से आता है। किस दिशा में आता है, दर्पण की ओर आता है। तो नंबर 1 में देखिए, नोट नंबर 1, यदि व्यक्ति दर्पण, या यहाँ लिख सकते हैं आप लोग समतल दर्पण की ओर v वेग से चलता है। कौन से वेग से, v वेग से चलता है, तो प्रतिबिंब टू v वेग से दर्पण की ओर आता हुआ दिखाई देता है। दर्पण की ओर आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है जी, तो देख लीजिए यहाँ पे हम विवेक से चल रहे हैं दर्पण की ओर, तो ये जो प्रतिबिंब है यहाँ पे व्यक्ति का प्रतिबिंब, ये व्यक्ति का प्रतिबिंब जो बना, ये हमें कितने वेग से इधर आता हुआ दिखाई देगा, 2 वेग से इस दर्पण की ओर आता हुआ हमें दिखाई देगा। नंबर 2, समतल दर्पण में यदि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो हमारी जितनी भी लंबाई होगी, यानी वस्तु की जितनी लंबाई होगी, उसका आधा भाग कैसा होना चाहिए, समतल दर्पण होना चाहिए। तो नंबर 2 हो गई, समतल दर्पण में यदि अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो अपनी लंबाई की आधे के बराबर, अपनी लंबाई के आधे के बराबर दर्पण होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। यदि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, कौन सा प्रतिबिंब देखना है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो हमारी जो लंबाई है उसके आधे के बराबर दर्पण की लंबाई होना अति आवश्यक है। आधे के बराबर दर्पण होना चाहिए, तो ही हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। अब जो इम्पोर्टेंट लाइन है, 2 लाइन इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन 2 लाइनों को अच्छे से नोट कर लेना। देखिए, इस लाइन को मैं स्टार बना के लिखता हूं। ये लो जी, मेरे पास 2 दर्पण हैं, लेकिन उनको मैंने एक दूसरे के 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के कोण पे रखा है, समकोण पे रखा है। तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे? तो यहाँ आपका प्रश्न है, यदि समकोण पर दो दर्पण रखे जाते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे? तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे?
देखिए इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है 360/θ-1। ठीक है, यहाँ जो थीटा होता है वो बताता है कोण, एंगल। क्या बताता है भाई? एंगल बताता है कि कितने डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे हमें समकोण भी दिया है, और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना भाई? 90 डिग्री होता है समकोण का मतलब। समकोण बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसका मान रखते हैं हम। तो देखिए 360/90 - 1। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और 9 चौक 36, 4 बार गया। 4 - 1 = 3। जब दो दर्पण समकोण पे होंगे तो अधिकतम कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आपको यहाँ से यदि चेंज भी कर दें इस एंगल का मान, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आसानी से ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट में बात करते हैं हम कि दो समतल दर्पण यदि एक दूसरे के समांतर झुके हैं या समांतर रखे जाते हैं तो अधिकतम कितने कोण बनते हैं। तो इस लाइन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। यदि समांतर, यहां लिख दिया मैंने, यदि समांतर दो दर्पण रखे जाते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे। तो समांतर, यहाँ समांतर का मतलब होता है 0। यहाँ समकोण था पहले, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ हम प्रश्न से ही ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिया हम लोगों ने? समांतर। यहाँ पे समांतर था तो समांतर यहाँ 0 डिग्री का एंगल। जैसे मैंने कहा कि ये दो दर्पण है, दो दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रखते हैं तो इनके बीच में ये जो एंगल है वो कितना बन रहा है? 0 डिग्री का ही। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री हो गया तो 360। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला हमारा यही है 360/0 - 1। जब कभी भी 0 का भाग संख्या में दिया जाता है तो वो आता है अनंत। कितना आता है? अनंत। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया कि यदि दो दर्पण एक दूसरे के कहाँ रखे हो? समांतर। एक दूसरे के समांतर रखे हो तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे? अनंत होंगे। इससे को लिखते हैं अनंत से। तो ये छोटी लाइन आप लोग डायरेक्टली भी याद, यहाँ 0 का भाग देने पे आ गया अनंत। तो डायरेक्टली हम याद कर सकते हैं कि समांतर यदि दर्पण रखे हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे? अनंत होंगे। और समकोण भी यदि रखा जाता है तो अधिकतम कितने प्रतिबिंब? अधिकतम 3 प्रतिबिंब बनते हैं। इस प्रकार से आपका ये समतल दर्पण पूरा होता है। अब देखिए यहाँ से आपके जो अभी पीछे एग्जाम हुआ था आपके ये एनडीए का, उसमें प्रश्न आया था समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग। तो समतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो समतल दर्पण का उपयोग देखिए सामान्यतः हम कहते हैं कि आईने के रूप में, दर्पण के रूप में करते ही हैं। इसके बाद केलाइडोस्कोप और दूसरा होता है परिदर्शी स्कोप, पेरिस्कोप में। तो समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग होता है बहुरूपदर्शी में, बहुरूपदर्शी को लिखते हैं केलाइडोस्कोप में। नंबर 2 पे लिखें तो नंबर 2 पे होता है परिदर्शी के रूप में, परिदर्शी के रूप में। इसको बोलते हैं पेरिस्कोप के रूप में, पेरिस्कोप के रूप में। नंबर 3 बोलते हैं आईने के रूप में, आईने के रूप में, आईने के रूप यानी मिरर के रूप में, मिरर के रूप में या इमेज के रूप में हम लिख सकते हैं। समतल दर्पण का उपयोग होता है इमेज के रूप में। तो यहां से आपके ये उपयोग पूछे जाते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग किस किस में होता है। इस प्रकार से आपका समतल दर्पण पूरा होता है। आइए हम नेक्स्ट में बात करते हैं गोलीय दर्पण। नेक्स्ट में हम बात करते हैं गोलीय दर्पण। तो ये
गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 2 पे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, यदि हमारे पास कोई दर्पण है, इसकी परावर्तक पृष्ठ कैसी है, गोलीय, तो हम इसको यहीं से लिख सकते हैं। हमने एक ये गोला बनाया, इसको जब ब्रेक कर दिया तो हमारे पास निकल के आई संरचना ये। अब यहां से हम पढ़ते हैं कि ये जो परावर्तक सतह है वो कैसी है, बाहर की ओर है या अंदर की ओर। तो इसी के आधार पे इस गोलीय दर्पण का निर्धारण होता है कि ये 2 प्रकार से होता है। तो गोलीय दर्पण, तो यहाँ छोटी सी लाइन, जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह जिस दर्पण की परावर्तक सतह कैसी हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, गोलीय दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, परावर्तक सतह को देखना है। परावर्तक सतह यदि यहाँ पे समतल हो तो समतल दर्पण बन जाएगा, और गोलीय रूप में हो तो वो गोलीय दर्पण बन जाएगा। परावर्तक सतह कैसी होती है, गोलीय होती है, इसलिए इस दर्पण का नाम पड़ा गोलीय दर्पण। इस दर्पण का नाम क्या पड़ा, गोलीय दर्पण। अब देखिए, गोलीय दर्पण हमने बांट दिया परावर्तक सतह के आधार पे। किसके आधार पे बांटा हम लोगों ने, परावर्तक सतह के आधार पे। तो इसके प्रकार बन गए 2। नंबर 1 की बात करते हैं, इसी के ये इसका आधार बना, किसका, वर्गीकरण का आधार। तो यहां से हमने लिखा आधार, किस आधार पे बांटा, बांटने का आधार, बांटने का आधार मान लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, ये आधार हो गए। तो नंबर 1 पे बना अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण। और नंबर 2 पे बना उत्तल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है जी, ये 2 भाग बन गए। अब बात करेंगे अवतल गोलीय दर्पण की और उत्तल गोलीय दर्पण की। तो मैं यहाँ पे आपको छोटी सी बातें बताऊंगा, ज्यादा लेंथी नहीं होगा और समझ में आएगा। बस एक लाइन थोड़ा सा नजर में आके देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि हाँ प्रश्न क्या है और उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दर्पण की। तो नंबर 1 पे ले रहे हैं हम अवतल गोलीय दर्पण। कौन सा गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण। ठीक है जी, देखना जी, जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है, वह अवतल गोलीय दर्पण होता है, अवतल गोलीय दर्पण होता है। ठीक है जी, परावर्तक सतह अंदर की ओर, देखते हैं इसका डायग्राम। ये हमने दर्पण बना लिया ऐसा। ठीक है, इसके बाहर की ओर हमने डैश कर दिया, और ये जो परावर्तक सतह है वो कहाँ है, अंदर की ओर। तो यहाँ हमने लिख दिया परावर्तक सतह अंदर की ओर, परावर्तक सतह है अंदर की ओर। ठीक है, परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है। तो यहाँ से इसको बनाता हूँ मैं डायग्राम। जैसे ये तो हो गया बाहर की ओर पोलिस। अब यहाँ से यहाँ ये मुख्य अक्ष होती है, यहाँ से यहाँ जब कोई प्रकाश किरण चलती है तो प्रतिबिंब कहाँ काटता है, आपके मुख्य अक्ष पे काटता है भाई। ऐसे ही कोई प्रकाश किरण यहाँ से चले तो यहाँ की वो काटेगी। ठीक है, तो यहाँ अंदर की ओर प्रकाश किरण आके मिलती, यानी
अभिसारित होती है, एकत्रित होती है, तो इसलिए इस दर्पण का जो उपनाम पड़ा, उपनाम, उपनाम क्या हो गया? अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण। किस दर्पण को कहेंगे? अवतलगोली दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट से जो हम बात करते हैं उससे बात को लिखेंगे और देखेंगे भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक के साथ साथ हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब होता है। वास्तविक होगा लेकिन कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे उपयोग। इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है? इस दर्पण का उपयोग होता है सौर कुकर में। सौर कुकर में, सौर लाइट में इसका उपयोग होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके पढ़े हम ईएनटी जो डॉक्टर होते हैं, ईएनटी डॉक्टर, दंत चिकित्सा के रूप में, दंत चिकित्सा के रूप में किसका कौन से दर्पण का उपयोग होता है? अवतलगोलीय दर्पण का उपयोग होता है। इसके बाद हम बात करें गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी यही दर्पण उपस्थित होता है, पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट में बात करें गाड़ियों की जो लाइट होती है, गाड़ियों की अग्रदीप्त लाइट, अग्रदीप्त लाइट में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ अवतलगोली दर्पण के यहाँ उपयोग आपको बता दिए गए हैं। सौर कुकर, सौर लाइट, सौर पैनल में भी होता है। दंत चिकित्सक में इसका उपयोग होता है गाड़ियों की अग्रदीप्त लाइट यानी हेडलाइट में, यहाँ लिख सकते हैं हम हेडलाइट में। हेडलाइट में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं उत्तलगोलीय दर्पण की। नंबर 2 पे यदि बात हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका उत्तलगोलीय दर्पण। उत्तलगोलीय दर्पण की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए परावर्तक सतह जो हमने देखी थी अंदर की ओर, अब कहाँ हो जाएगी? बाहर की ओर। तो हम बात करते हैं यहाँ पे वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर हो। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कहाँ हो? बाहर की ओर। कौन सा दर्पण होगा? वो उत्तलगोलीय दर्पण होगा। इसके बाद हम बात करें इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इसका डायग्राम। तो इसका जो चित्र बनता है, चित्र हो जाएगा इस प्रकार का। ये आपने अंदर की ओर पॉलिश कर दी, तो ये परावर्तक सतह हो गई, वो कहाँ हो गई? बाहर की ओर। तो यहाँ लिख दिया आपने ये परावर्तक सतह है बाहर की ओर। ठीक है, यहाँ बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की यदि बात हो, किसकी बात हो? प्रतिबिंब की बात हो तो यहाँ आभासी और आभासी के साथ कैसा होता है? सीधा होता है। आभासी वह सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है।
अब इसका उपयोग देखिए। यदि उत्तल गोलीय दर्पण के उपयोग पड़े तो सबसे पहले जो गाड़ियों के पश्य दर्पण होते हैं इसके रूप में इसका उपयोग होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे गाड़ियों में पश्य दर्पण के रूप में, पश्य दर्पण के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कर लेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट में हम पढ़ रहे थे दर्पण के बारे में, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि तेज तरीके से, फास्ट तरीके से दर्पण को पहचाना जाए कि इसमें काल्पनिक होगा वास्तविक होगा। देखिए मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ, एक मेथड के रूप में। नोट, मेरे पास यहाँ पे लिखा है अवतल गोलीय दर्पण। ठीक है जी, और यहाँ लिख दिया मैंने उत्तल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ नहीं देखूंगा, यहाँ दर्पण मुझे देखना है। इस दर्पण में कितने अक्षर हैं, तो यहाँ अक्षर मुझे दिखाई दे रहे हैं 3। अक्षर कितने हैं? 3। तो 3 अक्षर यहाँ इस दर्पण में है, तो इसका आंसर भी 3 अक्षरों वाला ही होगा। और वो 3 अक्षर कौन से हैं? आभासी। ठीक है, कैसा होगा? आभासी। और आभासी के साथ कैसा आता है? सीधा होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया फास्टली। उत्तल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी होता है। आभासी के साथ साथ कैसा होता है? गोलीय होता है जी। ठीक है, अब यदि यहाँ पे आभासी हो गए तो यहाँ कैसा हो जाएगा? वास्तविक। तो प्रतिबिंब यहाँ कैसा होगा? वास्तविक। प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा वास्तविक। और वास्तविक यदि प्रतिबिंब होता है तो वो कैसा होता है? वह उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। देख लीजिए। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं, परावर्तक सतह। कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। परावर्तक सतह में भी कितने अक्षर हो गए? बाहर। तो बाहर में कितने अक्षर हो गए? 3 अक्षर हो गए, तो इसके बराबर। तो परावर्तक सतह बाहर, और यहाँ परावर्तक सतह अंदर। परावर्तक सतह अंदर की ओर, अंदर की ओर। ठीक है जी, इस प्रकार से हम उत्तल गोलीय दर्पण और अवतल गोलीय दर्पण को तेज तरीके से, फास्ट तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिए, इस अवतल गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और उत्तल गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो यहाँ हमारा सेकंड जो भाग होगा उस भाग को लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका है ये लिखा अवतल गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, नंबर 1 पे कुछ छोटी सी लाइन में आपको 2 लाइन बताता हूं। अभी हमने पढ़ा था अवतल गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण जहां आएगा, इस दर्पण के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6 प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6। 6 में से 5 और 4 में होता है हमेशा काउंटेबल, चाहे वो आपका दर्पण हो चाहे लेंस हो जी। देखिए इसमें 6 स्थितियां बन रही है। 6 में से 5 एक बनेगी और एक बनेगी। टोटल कितनी हो गई? 6 स्थितियां हो गई, 6 पोजीशन हो गई। सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल। अवतल दर्पण में 5 स्थितियां ऐसी होती है जो वास्तविक होती है, वास्तविक व उल्टी होती है। और इस दर्पण में एक स्थिति ऐसी होती है जो कैसी होती है? आभासी। एक स्थिति आभासी व सीधी होती है, सीधी होती है। ठीक
ठीक है। 6 बनेंगे प्रतिबिंब, उनमें से 5 होंगे वास्तविक और उल्टे, और एक बन जाएगी आपकी आभासी व सीधी। ठीक है। अब यहां से 6 स्थितियां बना लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे बिंब यानी वस्तु, बिंब यानी वस्तु। नंबर 2 पे लेते हैं हम यहाँ पे प्रतिबिंब। ठीक है। फिर लेते हैं प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। और फिर लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। ये 4 लाइनें हमें अवश्य लिखनी है, हर एक भाग में लिखनी है। वस्तु, छाया चित्र, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ये तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में पढ़ते हैं। अब ये पूरी जो 6 स्थितियां हैं, इनको समझने के लिए एक छोटी लाइन मैंने आपको बताई है और बता दूंगा मैं, उससे आपको हर एक डायग्राम आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं एक छोटे से डायग्राम की। छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ आप लोगों को ऊपर समझने के लिए। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये तो होता है P और ये होता है C, यहाँ होता है अनंत। ठीक है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया अनंत से। किससे लिख दिया? अनंत से लिख दिया। ये और CP के बीच में हो गया। अब ये सारे भाग बनते चले जाएंगे। देखिए जब वस्तु अनंत पे होती है, ये लो, तो ये कहाँ कट जाएगी? यहाँ बन जाएगी। ठीक है। जब वस्तु C और P के बीच में यहाँ रख दी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस F व C के बीच में यहाँ आ जाएगा। ये लाइन जैसे यहाँ पास में आ रही है, इधर आ रही क्या ये लाइन? ये लाइन यहाँ से थोड़ा दूर चली जाएगी। ठीक है। ये लाइन यहाँ थोड़ा पास में आ गई तो ये थोड़ा और दूर चली जाएगी, और जब ये यहाँ आती है तो प्रतिबिंब यहाँ आ जाता है। ठीक है। तो हमें छोटी सी लाइन देखनी है कि जैसे जैसे ये वस्तु इधर और आ रही है, प्रतिबिंब इधर और बनता जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले इस लाइन को रखते हैं। बिंब कहाँ पे है? अनंत पे। कहाँ रखी है? अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य अक्ष पे। मुख्य अक्ष पे। मुख्य अक्ष पे जब कभी प्रतिबिंब बनता है तो वो होता है बिंदुनुमा। इसका आकार कैसा हो गया? बिंदुनुमा। आकार हो गया इसका बिंदुनुमा। प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो प्रकृति हमें देखना है, हम कौन सा दर्पण पढ़ रहे हैं? अवतल। और अवतल में 5 स्थितियां। तो हम पीछे भी पढ़ के आए कि जब कभी भी अवतल का नाम आते ही हम क्या लिखेंगे? वास्तविक व उल्टी। वास्तविक व उल्टी प्रकृति होती है। ठीक है। नंबर 2 पे वस्तु कहाँ रखेंगे? ये C और ये अनंत, यानी C से दूर या अनंत से पहले। तो यहां लिख सकते हैं अनंत से पहले। अनंत से पहले या C से परे। ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पे रखी आप लोगों ने। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C और F के बीच में। तो यहाँ लिखा C व F के मध्य। C F के मध्य क्यों बना? क्योंकि जो आपका ये बिंब था, वस्तु थी, वो अनंत से पहले आई। अनंत से पहले इधर आई तो प्रतिबिंब इस दिशा में आ गया। ठीक है। तो इसका आकार कैसा हो गया? छोटा हो गया। कैसा हो गया? छोटा हो गया। प्रकृति कैसी हो जाएगी? वास्तविक। वास्तविक व उल्टी। प्रकृति कैसी हो जाएगी? वास्तविक व उल्टी। ठीक है जी। इसके बाद नंबर 3 पे बात करते हैं। वस्तु कहाँ पे आ गई? C पे। तो वस्तु कहाँ पे? C पर। प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? C पर। दोनों ये सेम है, समान है। यहाँ पे दोनों समान होने की वजह से यहाँ कैसा प्रतिबिंब? समान आकार का।
यहाँ लिख सकते हैं हम समान आकार का। समान आकार का हो गया तो इसकी प्रकृति वही कैसी रहेगी, वास्तविक वह उल्टी रहेगी। वास्तविक वह कैसी रहेगी, उल्टी रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम 4 नंबर पे बात करते हैं। 4 नंबर पे देखिए सी से थोड़ा पहले आ जाता है। ठीक है, तो यार हम लिख सकते हैं सी व एफ के मध्य। ठीक है, सी और एफ के मध्य लिखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, सी से दूर। तो यहाँ लिखते हैं वस्तु है सी व एफ के मध्य। वस्तु सी और एफ के मध्य है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से दूर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम सी से दूर। सी से दूर बनेगा तो ये बड़ा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, बड़ा। और पर इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक व उल्टी। वास्तविक व उल्टी इसकी क्या हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, ये 4 प्रतिबिंब बन गए। 5 पे देखते हैं। 5 पे देख लेते हैं। पांच की यदि बात करें, पोजीशन नंबर 5, वस्तु कहाँ पे है, एफ पे। वस्तु कहाँ पे है, एफ पर, यानी मुख्य अक्ष पे है, मुख्य फोकस पे है। मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पे है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। कहाँ बन जाएगा, अनंत पे। अनंत पे बनेगा तो आकार क्या होगा, अत्यधिक बड़ा होगा। अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा होगा। और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक व उल्टी इसकी प्रकृति हो जाएगी। नंबर 6 पे लेते हैं। अब ये जो 6 नंबर की स्थिति है वो कैसी बनेगी, आभासी और सीधी। कब बनेगी, जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो। जब वस्तु किसके बीच में हो, एफ व पी के मध्य। जब वस्तु एफ व पी के मध्य तो प्रतिबिंब बनता है पीछे की ओर। पीछे की ओर, पीछे की ओर बना तो पीछे की ओर बनने के कारण ये बड़ा तो बनता ही है। बड़ा बनने के साथ साथ आभासी और सीधा हो जाता है। आभासी व सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनने का कारण था कि प्रतिबिंब कहाँ बना, पीछे की ओर। प्रतिबिंब पीछे की ओर बनने के कारण यहाँ आभासी और सीधा बना। अरे विद्यार्थियों, जो मैंने डायग्राम यहाँ बनाया था वो आपको दिखाई नहीं दिया, तो मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, देख लीजिए। ये हम पढ़ रहे थे अवतल गोलीय दर्पण। ठीक है, ये हो गई पी और ये है आपका सी। सी से थोड़ा इधर हो गया ये आपका अनंत वाला भाग। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हिंदी में लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, अनंत। ठीक है, वस्तु यहाँ पे होती है, एक वस्तु यहाँ पे होती है, एक बार यहाँ आएगी, एक बार यहाँ आएगी, एक बार एफ पे आएगी। तो 5 पोजीशन हो गई। ये एफ वाला बिंदु होता है और एफ और पी के बीच में ये 6 पोजीशन। तो यहाँ मैंने जो आपको लिखवाया था अवतल गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब 6, तो ये 6 प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब बनेगा कब, जब वस्तु होगी तभी तो बनेगा ना। तो ये 6 जगह वस्तु रखी हुई है। अब इनसे बनने वाले प्रतिबिंब देखिए, 1 नंबर यहाँ है तो प्रतिबिंब 1 नंबर का कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। तो 1 नंबर मैंने इसको दे दिया। 2 नंबर, यानी इसका मीन्स ये हुआ कि जो वस्तु थी वो दर्पण की ओर आ रही है। वस्तु दर्पण की ओर आ रही है तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनता जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में बन जाएगा। 2 नंबर की पोजीशन मैंने यहाँ डाल दी। ठीक है, 3 नंबर सी पे है तो बनने वाला प्रतिबिंब भी 3 नंबर पे रहेगा और दोनों में सेम मैचिंग होगी। ठीक है, समान बनेगा। नंबर 4 बिंब की बात करें तो प्रतिबिंब इससे दूर बनता जाएगा क्योंकि हम दर्पण के नजदीक आ रहे हैं। तो 4 नंबर प्रतिबिंब थोड़ा दूर बन गया। 5 नंबर पे बात करते हैं, यदि वस्तु एफ पे रखी हो तो प्रतिबिंब इससे थोड़ा सा और दूर चला जाएगा। तो ये 5 नंबर पे आ गया। ठीक है, अब 6 नंबर की बात आती है। 6 नंबर में जो आपकी वस्तु रखी हुई है वो एफ और पी के बीच में है। तो ये बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनता है।
पीछे की ओर बनने के कारण ये वाली स्थिति आ जाती है, जो भी मैंने आपको बताई थी कि दर्पण में यदि पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा कैसा होता है, आभासी और सीधा, क्योंकि हमें वो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। उत्तल गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, इसमें दो ही प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो ही, और वो कैसे होंगे, आभासी और सीधे होंगे। ठीक है, आभासी और सीधे होंगे। तो देख लीजिए ये कैसे होते हैं, आभासी और सीधे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये दर्पण की संरचना। अंदर की ओर इसका क्या होता है, परावर्तक सतह होती है। तो बाहर की ओर प्रतिबिंब बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बाहर की ओर प्रतिबिंब बनते हैं। बाहर की ओर बनने के कारण ये कैसे होते हैं, आभासी और सीधे। तो जहां कहीं भी आपको लिखा मिल जाए उत्तल गोलीय दर्पण, तो हमेशा आंसर कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अनंत पे, तो नंबर 1 वही आपका दो स्थितियां कैसी बनती है, बिंब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब का आकार हो गया, और यहां हो गया प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है जी, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो सबसे पहले हम 1 नंबर पे लेते हैं, वस्तु कहाँ पे, अनंत पे। अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंदु नुमा। ठीक है, प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी व सीधी। देखिए पिछले बात हमने की थी कि उत्तल गोलीय दर्पण है। यहाँ बार बार से मैं आपको जोर दे रहा हूँ कि यहाँ कौन सा दर्पण है, उत्तल गोलीय दर्पण है। इसीलिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो डायरेक्टली कैसे लिखनी है, आभासी और सीधी लिखनी है। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं। एफ व अनंत के मध्य, एफ व अनंत के मध्य। ठीक है, तो यहाँ एफ व अनंत के एफ व अनंत के मध्य होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस व पी के मध्य। तो यहाँ कैसा हो जाएगा, छोटा बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और छोटा होने के साथ साथ यहाँ पे कैसा बनेगा, आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये जो आपको पी लिखवाया, इस पी का तात्पर्य होता है, इसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। कौन, पी। प्रतिबिंब बन गया आपका मुख्य फोकस यानी एफ व पी के मध्य, और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा। छोटा होने के साथ कैसा होगा, आभासी और सीधा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण। इस क्लास में इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।